Hello everyone and welcome all. I'm Sambhashini Gori from Chandala Homeopathic Medical College and today we are going to discuss lecture 10 of RJT Kent. So before starting this lecture, materialism in medicine, first of all we will understand the meaning of word materialism. So what does the word materialism mean? तो देखो हिंदी में उसका अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, ठीक है। मटेरियलिज्म का शाब्दिक अर्थ है क्या? वस्तुवाद। तो वस्तुवाद का अर्थ क्या होता है? मतलब जब हम किसी वस्तु की बात करते हैं तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो स्पेस, मास और वेट जो है ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। एनी मास दैट ऑक्यूपाई स्पेस वो क्या कहलाता है? हमारा ऑब्जेक्ट या जो भी है मास कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है? वो मटेरियलिस्ट, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी? मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिज्म उसी को हम कहते हैं वस्तुवाद या मटेरियलिज्म। अब देखो ये जो मटेरियलिज्म है वो मेडिसिन में कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे उसका हम खंडन करते हैं, हम होम्योपैथ उसे नहीं मानते हैं, और क्या है ये मटेरियलिज्म, तो आगे हम समझेंगे। तो देखो एफोरिज्म नंबर 13 में हमारे पूरे मटेरियलिज्म की बात हुई है कि मटेरियलिज्म इन मेडिसिन क्या है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। मटेरियलिज्म इज स्टिल ग्रोइंग। तो देखो मटेरियलिज्म आज भी चलते आ रहा है और चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो एलोपैथ हैं वो आज भी बिलीव करते हैं किसमें कि जो कोई भी डिजीज़ का कॉज है, कोई भी डिजीज़ कॉज होने की जो वजह है वो कैसी? मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक मतलब जिसको हम अपने 5 सेंसेस से देख सकते हैं, ठीक है। जो स्पेस या मास जो है, जो भी मास अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसका वेट हो, उसी को वो क्या है? मटेरियलिस्टिक कहेंगे, ठीक है। और वही सारी चीज़ें क्या है? डिजीज कॉज होने की वजह अकॉर्डिंग टू एलोपैथ्स। द मटेरियलिस्ट रिफ्यूजेस। तो देखो यहाँ पे मटेरियलिस्ट किसके लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड? एलोपैथ्स के लिए। refuses to believe anything that does not conforms to the law of time and space। तो देखो वो ऐसी कोई भी चीज़ को मानते नहीं है जो कि इसके बाहर जाए, किससे? लॉ ऑफ टाइम और लॉ ऑफ स्पेस के, ठीक है। मस्ट बी मेजर्ड वेट ऑक्यूपाइड स्पेस। तो देखो क्या है? वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, सबका साइज हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। वेट, कुछ वेट भी होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका ऑब्वियसली वेट होगा, और क्या है? वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि उसके पास मास है, ठीक है। द नेचुरल स्टेट फॉर सिंपल सब्सटेंस इज दैट ऑफ पावर ऑफ मोबिलिटी ऑफ एक्टिविटी। तो देखो जो नेचुरल स्टेट में हमारी कौन प्रेजेंट है? सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। जो सिंपल सब्सटेंस है मैंने लेक्चर 8 में डिस्कस किया है आपको, तो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि सिंपल सब्सटेंस क्या है। तो देखो वो क्या होता है? उसमें एक पावर होती है, वो कैसी? मोबिलिटी और एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। मतलब हमारी बॉडी के सब कुछ कौन कंट्रोल कर रही है? हमारी वाइटल फोर्स, और इस तरह से के काम करती है, ठीक है। द टू वर्ल्ड ऑफ मोशन, ऑफ पावर एंड वर्ल्ड ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट इन वन। तो देखो ये सारी चीज़ क्या है? वर्ल्ड ऑफ मोशन, हम हिल डुल सकते हैं, हमारे पास पावर है, और क्या है? वर्ल्ड ऑफ इनर्शिया मतलब हम मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ किस में एग्जिस्ट कर रही है? एक में, यानी हमारी वाइटल फोर्स में, ठीक है। ये सब का सब क्या है? वाइटल फोर्स के अंदर प्रेजेंट है या वो एनिमेट करवा रही है। देर इज अ वर्ल्ड ऑफ लाइफ एंड अ वर्ल्ड ऑफ डेड मैटर। तो देखो वर्ल्ड ऑफ लाइफ और वर्ल्ड ऑफ डेड मैटर क्यों कहा गया है? वर्ल्ड ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? मतलब जो जीवित है। तो जो जीवित है वो क्यों जीवित है? क्योंकि अंदर वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। उनके अंदर क्या है? वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी को एनिमेट करा रही है। और वर्ल्ड ऑफ डेड मैटर क्या है? जो भी चीज़ जो है, मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म डेड हो गया है तो उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे पार्ट्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। बट क्या है? वो डेड मैटर है, अब वो डिकम्पोज हो जाएगा, अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अब वो मोशन नहीं कर सकेगा, उसमें इनर्शिया नहीं होगा, उसमें मोबिलिटी नहीं होगी, उसमें कोई सेंसेशन, फंक्शन कुछ भी नहीं होगा। जबकि वो सारे टिश्यू वैसे के वैसे ही रहेंगे, फिर भी से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब वाइटल फोर्स नहीं है। कॉजेज आर इनविजिबल, रिजल्ट्स आर विजिबल। तो देखो डिजीज कॉज होने की वजह क्या होती है? इनविजिबल। अब सिंपल सी बात बताओ, मान लो आपको जुकाम हुआ, वायरस एंटर हुआ, राइनो वायरस आया, एंटर हो गया आपकी बॉडी में, आपको दिखा एंटर किया? वो नहीं। उसके अंदर की जो वायरस था वो तो चलो तुम मैक्रोस्कोपिक स्टडी से विजिबल हो भी गया, बट उसके अंदर का जो सब्सटेंस था जो तुम्हें जो है डिजीज कॉज किया, वो कैसा था? इनविजिबल था, ठीक है। तो कोई भी वजह जो होती है वो हमेशा इनविजिबल होती है और उसका जो रिजल्ट होता है वो विजिबल होता है।
the causes that exist in the form of simple substance which is invisible to the natural eye but visible to the spiritual eye or understanding. तो देखो जो भी simple substance है वो कैसे है, इनविजिबल फॉर्म में है, वो क्या है, नेचुरल है, ठीक है, उसको हम अपनी नेचुरल आंखों से नहीं देख सकते, बट कैसे देख सकते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक आंख मतलब जो हमारी स्पिरिचुअल आई है, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वो उस चीज़ को समझेंगे कि हम स्पिरिचुअली क्या देखते हैं कि हमारे पास हमारे शरीर में आत्मा है, तो इस तरह से हम उसे समझ सकते हैं और इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं। मेटरलिस्ट कैन नॉट ग्रास्प दिस आइडिया, ही कैन नॉट थिंक इन दिस वे, और जो मेटरलिस्ट हैं, जो एलोपैथ्स हैं, वो इस आइडिया को नहीं समझ सकते और न जान सकते हैं। We have the grandest confirmation of these things in the wonderful action of our potencies, in the varying degrees in which they operate upon man from the lowest to the highest। तो देखो हम इसका confirmation कैसे कर सकते हैं कि कैसे जो है materialist चीज़ जो नहीं है, हमारी जो potency है, सॉरी जो हमारी remedy वो potentized form में है बट फिर भी अपना effect दिखाती है किसमें, हमारी जो मटेरियल बॉडी है उसमें, क्योंकि वो क्या करती है, वो वाइटल फोर्स में एक्ट करती है जाके और फिर वाइटल फोर्स अपने आप को एक्सप्रेस करती है साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में, किसको, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, स्पिरिट को, ठीक है। इस तरह से क्या है, जो हमारी पोटेंसीज है वो ऑपरेट कर सकती है मैन को, हमारे जो होल इकोनॉमी है उसको लोएस्ट, चाहे वो लोएस्ट पोटेंसी हो, 30 पोटेंसी हो, 1C 2C 200C, एनी पोटेंसी, कोई भी पोटेंसी हो, लोएस्ट टू हाईएस्ट एल पोटेंसी में भी चले जाओ, तो वो क्या है, वो तो मेटेरियलिस्टिक नहीं है बट फिर भी जो है वो हमारे ऑर्गेनिज्म को, हमारे जो होल ह्यूमन है उसको कंट्रोल करने, ऑपरेट करने में केपेबल है। Here is the key point to understand this lecture. डेफिनेशन ऑफ मटेरियलिज्म, तो देखो मटेरियलिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। मटेरियलिज्म इन मेडिसिन रिफर्स टू द बिलीफ दैट फिजिकल मैटर इज द ओनली और प्राइमरी रियलिटी और दैट एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल फिनोमिना। तो देखो एलोपैथ क्या करते हैं, हर चीज़ को उसका पहली वजह जो प्राथमिक चीज़ है वो क्या मानते हैं कि वो जो मटेरियलिस्टिक चीज़ थी उसी की वजह से डिजीज़ हुई है। Hahnemann argues that this viewpoint neglects the invisible vital force that contribute to health and illness। तो देखो हैनीमैन ने इस बात को पूरी तरह से नकारा है या अपना आर्ग्यूमेंट पेश किया है कि ये जो है, जो भी बीमारी होती है या एक हमारी बॉडी हेल्दी कंडीशन में या सिक कंडीशन में, तो उसकी जिम्मेदार या उसकी फर्स्ट कॉज जो है डिसऑर्डर फर्स्ट इन वाइटल फोर्स, हमने 9th लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी डिजीज़ होती है, कुछ भी प्रॉब्लम, कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हमारी वाइटल फोर्स से होती है। क्यों? क्योंकि जब तक वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट नहीं होगा तब तक हमें कोई भी डिजीज़ नहीं हो सकती और हमारी जो हेल्थ है वो उसकी स्टेट से अल्टर नहीं होगी। तो देखो जब भी कोई डिजीज़ होती है तो उसकी हमेशा वजह क्या होती है, इनविजिबल, जो इंटरनल कॉज है, जो सिंपल सब्सटेंस या वाइटल फोर्स में हमारी जो डीअरेंजमेंट हो रहा है उसकी वजह से ही हमें डिजीज़ होती है। तो इस तरह से जो है हमारी वाइटल फोर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है हेल्थ और इलनेस दोनों में। Critic of allopathic medicine, Hahnemann asserts that the allopathic practitioners view disease as an independent condition that can be treated by targeting its isolated symptoms rather than understanding it as a part of a holistic living system. He describes this approach as absurd, asserting that it leads to what he calls a mischievous non-healing art. Hahnemann's belief that the material mindset fails to recognize causes that are not visible in the material world। तो देखो हैनीमैन सर हमारे क्या कर रहे हैं, एक क्रिटिसिज्म दिए हैं किसको, एक एलोपैथिक को, जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिसाइज़ किए यहाँ पे हम। कैसे? क्योंकि एलोपैथ नहीं जानते या नहीं समझते जो इनविजिबल कॉज है उसको, वो सिर्फ पर्टिकुलर आइसोलेटेड सिम्टम, मतलब उस पर्टिकुलर एक सिम्टम को ही ट्रीट करते हैं, वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म को कभी ट्रीट नहीं करते हैं। मान लो किसी को सर दर्द में प्याज ज़्यादा लग रही तो हमारे पास अलग रेमेडी है, अगर किसी को प्याज कम लग रही तो अलग रेमेडी है, फीवर में अलग रेमेडी है, हर किसी के लिए, ठीक है। बट एलोपैथ क्या करेंगे, सिंपल पैरासीटामोल एंटीबायोटिक और जो भी है वो सिंपल अपना मटेरियलिस्टिक डोज देंगे और क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सिम्टम को ट्रीट करेंगे। बट क्या ये सही ट्रीटमेंट है? नहीं। जब तक हम उसके कॉज को ट्रीट नहीं करते, हम उसके सिम्टम को सप्रेस करके या पैलिएट करके हम उस पेशेंट को कभी भी क्योर नहीं कर सकते। The nature of disease. He argues that diseases should not be viewed as mere physical or pathological entities but as disturbance in the vital force of body. He distinguishes between visible effects, symptoms, and the hidden causes, stating that causes exist in the domain beyond
फिजिकल मेजरमेंट्स एंड मस्ट बी अंडरस्टूड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो देखो हमारे वाइटल फोर्स में जब भी रीअरेंजमेंट होती है वो अपने आप को साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। तो हमें क्या करना है, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं या जो फिजिकल हमें जो भी चेंजेस मिल रहे हैं, हमें सिर्फ उसे नहीं देखना, हमें उसके इंटरनल जो रीअरेंजमेंट हुआ है, जो मेन कॉज है उसका, उसे जानना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है अपने ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए और उसे ट्रीट करना है। ठीक है। इनविजिबल कॉजेस एंड इफेक्ट्स। हैरीमैन emphasizes the relationship between cause invisible and effect visible। तो देखो हमने दो चीज़ में रिलेशनशिप या कंपैरिजन किया है, किसमें, एक जो हमारा कॉज है जो इनविजिबल होता है और जो उसका इफेक्ट है जो कि विजिबल होता है। तो देखो जब भी वाइटल फोर्स में रीअरेंजमेंट हुआ वो कैसे एक्सप्रेस करेगी खुद को, साइलेंट सिम्टम के फॉर्म में। तो देखो साइलेंट सिम्टम तो विजिबल हो गए, जो मेंटल सिम्टम है या फिजिकल जनरल सिम्टम है या जो पर्टिकुलर है वो सब तो हमें विजिबल हो गए, बट जो इनविजिबल रह गया वो क्या था, हमारा कॉज। तो उसे क्या करेंगे, हम परसीव करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे और उसी तरह से हम उसे जान पाएंगे। He denounces the materialist's inability to perceive the realm of the thought and causality beyond the physical and integral part of understanding health and disease। तो देखो जो हमारे एलोपैथ है वो क्या है, उनके पास एबिलिटी नहीं होती क्या परसीव कर पाने की कि असली वजह क्या है, जो कॉज ऑफ द डिजीज़ है वो क्या है, हम सिर्फ होम्योपैथी उसे परसीव कर सकते हैं। और ये जो क्षेत्र है थॉट का, मतलब ये सोचने का जो तरीका है उनका बहुत अलग होता है, वो हर चीज़ को मटेरियलिस्टिक तरीके से ट्रीट करते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसके कॉज को ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल, जस्ट वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रिसिटी बट कैन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट। तो देखो हम इलेक्ट्रिसिटी को देख तो नहीं सकते क्योंकि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह प्रेजेंट है, बट उसके इफेक्ट को देख सकते हैं क्योंकि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट भी चलती है, पंखा भी चलता है, फ़ोन भी चार्ज होता है। तो इस तरह से क्या हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। उसी तरीके से वाइटल फोर्स कैन नॉट बी परसीव डायरेक्टली बट आर अंडरस्टूड थ्रू द मैनिफेस्टेशंस ऑफ हेल्थ और डिजीज़। तो देखो हमारी वाइटल फोर्स को भी हम देख नहीं सकते, बट क्या है, हम उसे हेल्थ और डिजीज़ दोनों की कंडीशन में उसे परसीव कर सकते हैं, उसे देख समझ सकते हैं, उसके अंदर जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है, चाहे वो हेल्दी स्टेट हो या वो डिजीज स्टेट हो। तो डिजीज स्टेट में क्या होगा, जो हमारी वाइटल फोर्स है अपने आप को साइलेंट सिम्टम के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगी, अपने अंदर जो रीअरेंजमेंट हुआ है उसे वो रिफ्लेक्ट करेगी। रोल ऑफ पोटेंसीज इन होम्योपैथी। तो देखो होम्योपैथी में पोटेंसी का क्या रोल है, हम उसे पोटेंटाइज क्यों कर रहे हैं हमारी रेमेडीज़ को। ठीक है। Hahnemann discusses the various potencies, dilution of homeopathic remedies, which he claims demonstrate the power of simple substance acting in the body. He notes that different potencies can cause curative changes in chronic disease, reinforcing द कनेक्शन बिटवीन वाइटल फोर्स एंड द फिजिकल मैनिफेस्टेशन। तो देखो हमारे को, मैंने आपको कई बार बताया कि हमें जो वाइटल फोर्स में रीअरेंजमेंट हो रहा है वो कैसे डायनेमिक फॉर्म में, जो मॉर्बिड सब्सटेंस है उसकी वजह से डायनेमिक रीअरेंजमेंट हो रहा है, जो मॉर्बिड के एजेंट है उसकी वजह से डायनेमिक रीअरेंजमेंट हो रहा है हमारे केस में वाइटल फोर्स में। तो उसको क्योर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायनेमिक डोज देनी पड़ेगी जो हमारी वाइटल फोर्स तक पेनिट्रेट कर पाए। तो वो कैसे होगा, जब हम उसे डाइल्यूट करेंगे हमारी रेमेडीज़ को, जब पोटेंटाइज फॉर्म में होगी वो तभी हमारी वाइटल फोर्स तक पेनिट्रेट कर पाएगी और उसकी जो है नॉर्मल रीअरेंज कर पाएगी उसको। और जब हमारी वाइटल फोर्स वापस से रीअरेंज हो जाएगी, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन क्या होता है हमारी रेमेडी का, उसके थ्रू क्या करेगी, जो हमारी बॉडी में जो भी साइलेंट सिम्टम आ रहे थे अब वो डिसअपीयर हो जाएंगे। ठीक है। और इस तरह से हम जो है पेशेंट को क्योर करेंगे। Here is the aphorism number 14, the curability of diseases। तो देखो जो डिज़ीज़ है वो कैसे उसको हम क्योर करेंगे, उसमें क्या चीज़ क्योरेटिव होती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी जो है डिस्कस किया था डिजीज़ के बारे में, तो जाके ज़रूर देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हियर इज़ द कॉन्सेप्ट, एवरी क्योरेबल डिजीज़ इज़ मेड नोन टू द फिजिशियन बाय साइलेंट सिम्टम। तो देखो जो भी क्योरेबल डिजीज़ होती है वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करती है, साइलेंट सिम्टम के फॉर्म में। अब देखो वाइटल फोर्स में हमारे कोई भी रीअरेंजमेंट होगा, कोई भी तकलीफ होगी, कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी अपना रीअरेंजमेंट, अपनी जो डिजीज़ है कैसे, साइलेंट सिम्टम के फॉर्म में। किसको, फिजिशियन को। और हम फिजिशियन को क्या करना है, उसे सही तरीके से ऑब्जर्व करना है, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बनाना है, कंप्लीट पिक्चर बनाना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना है और इसी तरीके से हमें प्रोसीड करना है। Incurable diseases have few silent symptoms and with their absence the disease is often does known to be incurable। और जो हमारी इनक्योरेबल डिजीज़ होती है वो क्या होती है, जिसके जो कुछ फीचर्स है, जो कुछ सिम्टम है वो कैसे होते हैं, साइलेंट होते हैं, छुपे हुए होते हैं। ठीक है। और एब्सेंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम उसे क्योर नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, इनक्योरेबल डिजीज़। ठीक है। क्योंकि वो जो साइलेंट सिम्टम है वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, जो रीअरेंजमेंट है हम उसे जान नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम उसे ट्रीट नहीं कर पाएंगे।
ऑल क्योरेबल मैलेडीज हैव साइन एंड सिम्टम्स इन ऑर्डर टू मेक देमसेल्फ नोन। और हर एक क्योरेबल जो मैलेडीज है, जो डिजीज़ है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है साइन एंड सिम्टम के फॉर्म में, जिससे कि हम उसे जान पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। पर्पस इज टू शेडो फॉर द डिसऑर्डरली कंडीशन ऑफ वाइटल फोर्स और इंटीरियर ऑफ मैन। तो देखो उसका पर्पस क्या है, देखो अपनी परछाई बना रही है, वो जो डिजीज़ है जो बॉडी में प्रेजेंट है, जो वाइटल फोर्स में डीअरेंजमेंट है, वो अपना एक परछाई बना रही है। वो परछाई क्या है, हमारी साइन एंड सिम्टम। क्यों बना रही है, जिससे कि हम उसे ट्रीट करें या क्योर कर सकें। सो डैट द फिजिशियन में रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स नेचर। तो क्या है, हम फिजिशियन उसे पढ़ सके, समझ सके, उसका स्वभाव जान सके और उसे ट्रीट कर सके। दिस इमेजिनिंग फोर्थ व्हेन द ह्यूमन रेस is in a state of ignorance of materialism is like seed sown upon stony seeds sown upon स्टोनी ग्राउंड। मतलब इस तरह से देखो, मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमने उसे कैसे एक्सप्लेन किया है कि बंजर ज़मीन में मान लो बीज बोने की तरह है। क्या कि अगर हम उसके जो सिम्टम है, साइन है, उसको सही तरीके से नहीं समझे तो जो उसका स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, मतलब जो हमारे मटेरियलिस्टिक जो लोग हैं, जो हमारे एलोपैथ्स है, वो क्या है, उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या, जो हमारा इंटरनल डीअरेंजमेंट है, जो कॉज ऑफ द डिजीज़ है, उसको इग्नोर करना किसके बराबर है, एक पथरीली ज़मीन पे बीज बोने के बराबर है। मतलब आप कितना भी उसमें कुछ भी कर डालो उस पत्थर के ऊपर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सॉइल नहीं है, आप उसका नेचर नहीं समझे, तो उस पत्थर पे कितनी भी दवाइयाँ डाल दो, मतलब उस डिजीज़ को कितनी भी उसके सिम्टम को आप ट्रीट करो, वो कभी ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम उसके कॉज को नहीं ठीक कर रहे। तो जैसे पत्थर में बीज लगाने से पेड़ नहीं उगेगा ना, वैसे ही उस सिम्टम को ट्रीट करने से उसका कॉज नहीं ठीक हो जाएगा और वो पेशेंट क्योर नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसके कॉज को ट्रीट करना है। The major sickness are continually being formed and only wait for a man intelligent इनफ टू ऑब्जर्व देम। और जो हर सिकनेस है वो क्या करती है, कंटिन्यूसली अपना फॉर्म बढ़ाते जाती है या बढ़ते जाती है, और वो वेट करती है कि जो इंटेलिजेंट मैन, मतलब एक होम्योपैथिक फिजिशियन है, जो एक कॉज ऑफ द डिजीज़ का कॉन्सेप्ट या जो थ्योरी है हमारी, उस पर हम वर्क करते हैं, हमारी जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, हम उसके अकॉर्डिंग एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम पेशेंट को जो सिक है उसको ट्रीट करेंगे इंडिविजुअलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप का एक्सप्रेशन करने का, अपने आप को बताने का वेट कर रही कौन, हमारी जो डिजीज़ है, कि देखो भाई मेरे में ये डीअरेंजमेंट हुआ है और तुम इसे ठीक करो। और इसे कौन समझेगा, जो एक इंटेलिजेंट फिजिशियन होगा वही समझ पाएगा। बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ होम्योपैथी, मतलब हम डॉक्ट्राइन ऑफ होम्योपैथी, मतलब हमारी जो पूरी होम्योपैथी है उसकी जो डॉक्ट्राइन है, मतलब हमारी जो प्रिंसिपल है, लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस पेशेंट को ट्रीट करना है, और उसी जरिए हम उसको समझिए जान पाएंगे। बिकम वाइज एंड इंटेलिजेंट इनफ टू बी कंजर्व एंड विद दीज साइंस। और हमें इसके लिए क्या होना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा वाइज, मतलब उस तथ्यों को, मतलब उन तथ्यों की नॉलेज रखना पड़ेगा, उन्हें जानना समझना पड़ेगा, और हमें बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। क्या करने के लिए, कंजर्व होना पड़ेगा, कि हम साइन एंड सिम्टम समझ पाए। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू हैनीमैन एवरी क्योरेबल डिजीज रिवर्ट्स itself through distinct sign and symptoms. This is crucial diagnosis। और ये बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है कि हम साइन एंड सिम्टम को समझें। Diseases that lack observable sign and symptoms are often incurable. For instance, terminal illness may not present with distinct symptom until very late stages। तो देखो बहुत सी ऐसी डिजीज़ है, जब तक वो बहुत अंत तक अपने बहुत एग्रीवेशन, मतलब बहुत ही बैड प्रोग्नोसिस तक नहीं पहुंच जाती, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को साइन एंड सिम्टम में, और वो क्या है, तब जब वो जाके क्या हो जाती है, इनक्योरेबल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मॉर्बिड स्टेट। तो देखो हम उसे मॉर्बिड स्टेज को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। The representation of disease through symptoms allows physician to understand the nature of the patient's condition. Hahnemann suggests that these signs serve as a method of communication between the vital force and the physician। तो देखो ये जो morbid state है, मतलब जो छुपा हुआ है state है, जो जिसकी वजह से disease form हो रही है, और ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एक मेथड है कम्युनिकेशन का, हमारी वाइटल फोर्स और हम फिजिशियन के बीच की ये एक कॉमन लिंक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस वाइटल फोर्स को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और उसको हम ट्रीट कर पाएंगे, जो डीअरेंजमेंट है। डिवाइन प्रोविडेंस। तो देखो डिवाइन मतलब बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही प्योर, ठीक है, ये होती है डिवाइन।
प्रोविडेंस मतलब उसको समझना जानना और उसकी प्रोवाइड करवाना और उसकी वैल्यू समझ के उसे ट्रीट करना। कैसे हम करेंगे? एनिमे इंक्लूड्स स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो देखो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है हमारा जो डिवाइन है उसको हम जानेंगे। रिकॉग्नाइजिंग अ डिवाइन ऑर्डर इन प्रेजेंटेशन ऑफ द सिम्टम्स दैट अलाउज फॉर मेडिकल अंडरस्टैंडिंग एंड हीलिंग। तो देखो हमें बहुत ही ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स के थ्रू हमें क्या करना है, उस चीज़ को समझना है, उस रिप्रेजेंटेशन को जानना है जो डिजीज़ का है और उस पेशेंट को हमें ट्रीट करना है। हिज कमिटमेंट टू डिस्कवरिंग द ट्रीटमेंट थ्रू ह्यूमेन एंड इफेक्टिव मीन्स रेदर दैन through harsh allopathic methods illustrates its profound belief in natural healing principle। तो देखो हमें क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा हार्श जो एलोपैथिक मेथड है उसे यूज़ नहीं करना है। हमें क्या करना है, बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत रैपिड, जेंटल और कैसा क्योर करना है, हमें शॉर्ट टाइम में क्योर करना है, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा हीलिंग प्रिंसिपल क्या है, हमारा जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर है, जो थेरापेटिक लॉ ऑफ क्योर है, उसके जरिए ही हमें क्योर करना है। नेक्स्ट एफर्ट्स नंबर 15 द यूनिटी ऑफ मैंस हेल्थ। तो देखो यूनिटी क्यों है, क्योंकि हमारी जो ट्रायड पढ़े थे, हम जो ट्रिनिटी पढ़े थे हमारे फर्स्ट लेक्चर में, जो कि था हमारा एच रॉबर्ट का वाइटल फोर्स। तो देखो हमारी जो बॉडी माइंड स्पिरिट है, ये हमारी ट्रायड है, ट्रिनिटी है, इसी के थ्रू हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो लिविंग है, या जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट। द यूनिट ऑफ गवर्नमेंट। तो जो यूनिट ऑफ गवर्नमेंट है वो भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, ये पूरा एक लॉन्ग टॉपिक है, तो जाके मेरे पिछले लेक्चर्स देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। तो यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं, हमारी वाइटल फोर्स को। एवरीथिंग दैट फ्लोज फ्रॉम द सेंटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन कनेक्शन विद द सेंटर्स। मैन इन हेल्थी स्टेट इज बट द रिजल्ट ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ अ यूनिट। तो देखो हम एक हेल्थी कंडीशन में है, क्यों? क्योंकि हमारी जो वाइटल फोर्स है, जो हमारी गवर्नमेंट है, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबका एग्जांपल दिया था, तो इसे जाके समझ लेना अच्छे से, मतलब इसे जाके देख लेना, मेरे पिछले लेक्चर्स को अच्छे से समझ में आ जाएगा ये गवर्नमेंट का और ये यूनिट का कॉन्सेप्ट। तो इस लेक्चर में मैं ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में समझा दिया है। हेल्थी वाइटल फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम द सेंटर। तो देखो जो हेल्थी वाइटल फोर्स है, जो हमारा सेंटर है, मतलब जो कौन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, हमारे देश को अच्छे से चला रही है, ठीक है, ऐसा समझो। तो ये क्या है, हमारी वाइटल फोर्स का एक हेल्दी स्टेट में होने की वो है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जो सेंटर है हमारी कौन है, वाइटल फोर्स, और वो क्या है, हमारी पूरी बॉडी को हारमोनियस फंक्शन करवा रही है और सही से सारे हेल्दी ऑपरेशन हो रहे हैं। डिसऑर्डर और डिजीज स्टेट इज स्टिल अ यूनिट। तो देखो डिसऑर्डर और डिजीज स्टेट में भी वो क्या है, पूरा यूनिट है। जो यूनिट क्या होता है, बॉडी माइंड और स्पिरिट, जो हमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है वो एज अ यूनिट ट्रीट करेंगे। हम उसको पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, ऑर्गन, टिश्यू या एक पैथोलॉजिकल कंडीशन या एक पर्टिकुलर सिम्टम को नहीं ट्रीट करेंगे, हम एज अ होल, एज अ यूनिट उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिट वही है। Next, holistic approach to health. Hahnemann stresses that man should be viewed as यूनिफाइड होल। तो देखो हमें पूरे का पूरा एज अ होल ऑर्गेनिज्म ट्रीट करना है, बोथ इन हेल्थ एंड इन डिजीज। तो देखो होल जो शब्द है वो बोथ हेल्थ और डिजीज कंडीशन में यूज होगा, ठीक है। मतलब एक हेल्दी स्टेट में भी कोई ऑर्गेनिज्म है तो हम उसका होल एस्पेक्ट लेंगे। देखो WHO को क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। तो देखो हेल्दी स्टेट क्या हो गई, मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग। इन द सेम वे हम क्या देखते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच लेंगे, कैसे, उसके बॉडी माइंड और स्पिरिट हर तरीके से वो क्या है, हेल्दी होना चाहिए। और डिजीज कंडीशन में भी हम उसकी बॉडी माइंड और स्पिरिट सबके सिम्टम रिकॉर्ड करेंगे। डिस्पाइट एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट स्टेट्स वेदर हेल्दी, ill from natural causes or from external interventions like medication, he remains a single entity। तो चाहे वो हेल्दी स्टेट में हम किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रीट कर रहे हो या डिजीज कंडीशन में, हम उसे एज अ होल ही लेंगे हमेशा। Studying disease and remedies, he emphasizes that remedies should be studied individually, emphasizing their unique characteristics and effect before attempting comparison। तो देखो किसी भी ड्रग को या रेमेडी को कंपेयर करने के पहले हम उसका पूरा एक इंडिविजुअल, तो देखो कोई भी रेमेडी पढ़ो तो उसे एक इंसान में इमेजिन करो, तो उसका हम मेंटल, फिजिकल, जनरल, पर्टिकुलर, गाइडिंग सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसका हम डायथेसिस, उसका टेम्परामेंट, उसका हॉट एंड जो थर्मल होता है वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है, थर्मल रिलेशन, ये सब कुछ देखेंगे, एज अ होल लेंगे हम। तो एज अ होल हमें रेमेडी पढ़नी है, एज अ होल हमें डिजीज़ पढ़नी है, एज अ होल हमें जो भी चीज़ पढ़ेंगे हम एज अ होल ही पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, क्या क्या, एज अ होल रेमेडी, एज अ होल डिजीज़, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, उसे कंपेयर करेंगे, तब तक हमें कंपैरिजन नहीं करना है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी। तो देखो हम कंपैरेटिव स्टडी कब करेंगे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ मास्टरिंग इंडिविजुअल रेमेडीज एंड डिजीजेज इज स्ट्रेस्ड
Once a comprehensive knowledge base is established, only then कैन कंपेरिजन्स यील्ड यूजफुल इंसाइट। तो देखो तब तक जब तक हमको नॉलेज नहीं होगा, एक अच्छा हम नॉलेज नहीं गेन कर लेंगे किसमें, एक पर्टिकुलर रेमेडी में, उस पर्टिकुलर डिजीज़ में, तब तक हम क्या है कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे और हम सही जो है यूज़फुल तरीके से उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो हमको ट्रीटमेंट करना है हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमें पर्टिकुलर एक ही रेमेडी का नॉलेज नहीं तो हम दूसरे से कंपेयर करके कैसे सही तरीके से उसे हम उस डिजीज़ डायग्नोस को या उसको ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, this method fosters deeper understanding and allows homeopaths to use their training with precision। और हमें क्या है इसे प्रिसीजन से यूज़ करना है। ठीक है, जो हमारा नॉलेज है, जो भी एप्लीकेशन है, उसको हमें बहुत सटीकता से, बहुत सही तरीके से यूज़ करना है। Here's the conclusion of lecture 10. Hahnemann's philosophy emphasizes the importance of understanding the human body as a unified whole and recognizing the influence of invisible forces in health and disease. He critiques materialistic approach in medicine, advocating for a holistic perspective that considers the individual and the interplay between the vital force and the physical manifestation. This approach, exemplified in homeopathy, aims to stimulate the body's natural healing abilities through carefully selected remedies। तो देखो हमें क्या करना है, जब भी हम रेमेडी सेलेक्ट करेंगे तो हमें मेटेरियलिस्टिक तरीके से नहीं देखना है, उस पेशेंट को हमें नहीं ट्रीट करना है, हमें होलिस्टिक अप्रोच लगाना है और उसे सही तरीके से समझेंगे। तो देखो इसका एग्जांपल है, हमारे लेक्चर में भी मेंशन है, मिजल एज अ होल लेंगे हम, वुपिंग कप एज अ होल लेंगे हम, फिर पर्टिकुलर जो रेमेडी पढ़ेंगे उसको भी हम एज अ होल लेंगे हम। तो जब हम डिजीज़ को, जब हम कोई रेमेडी को एज अ होल लेंगे तभी हम सही रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे, तभी हम सही कंपैरिजन कर पाएंगे। जब हम उसके इंटरनल कॉज को समझेंगे, जब हम डिजीज़ के कॉज को समझेंगे, ना कि हम उसके सिम्टम को ट्रीट करेंगे या पर्टिकुलर डिजीज़ या ऑर्गन को, तभी हम उस पेशेंट को वाइसली और सही तरीके से क्योर कर पाएंगे। ठीक है, और हम उसके जो इंटरनल मैनिफेस्टेशन हुआ है उसे समझ पाएंगे, या जो फिजिकल जो भी चेंजेस दिख रहे हैं हम उसे जान पाएंगे और उसकी वाइटल फोर्स में जो रीअरेंजमेंट हुआ है उसे सही से समझ पाएंगे और उसे हम ट्रीट कर पाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर 10 हमारा JT कैन के फिलॉसफी का। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।